नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष की स्पेशल पेशकश में आपका स्वागत है। ये एलएसी लद्दाख से मैं ये स्पेशल शो लेकर हाजिर हूं। हम आपको तमाम जानकारियां देंगे कि यहां एलएसी पर क्या तैयारी चल रही है, लेकिन साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। बात पाकिस्तान की भी होगी, बात नेपाल की भी होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि जिनपिंग की सेना पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस तरह की जानकारियां लगातार मिल रही हैं। भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार है, अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रही है, अपनी तैयारियों को बढ़ा रही है, क्योंकि चीन की हरकत किसी भी समय इस तरह की हो सकती है कि वो किसी साजिश को अंजाम दे। पीठ में छुरा घोंपने की चीन की जो फितरत है उससे भारत बखूबी वाकिफ है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि बीआरओ ने 43 नए पुल बनाए हैं जो भारतीय सेना को मदद करेंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक ये पुल बनाए गए हैं, जिसमें लद्दाख में 7 पुल हैं। तो इसी तरह से 43 पुल बनाए गए हैं बीआरओ की तरफ से, जो बहुत मदद करेंगे। लेकिन साथ ही बात पाकिस्तान की भी होगी। पाकिस्तान में क्या कुछ चल रहा है, इमरान खान की कुर्सी कैसे डोल रही है, इमरान खान चीन के इशारे पर क्या नई साजिश कर रहे हैं, कौन सा 5वां राज्य बनाने जा रहे हैं, जिसको लेकर वहीं पाकिस्तान के भीतर ही बगावत के सुर भी उठने शुरू हो गए हैं। लेकिन इमरान खान की कुर्सी कैसे डोल रही है, क्योंकि बाजवा एक्शन में है, यह भी बताएंगे। साथ ही नेपाल की बात भी करेंगे, क्योंकि नेपाल चीन की राह पर चल रहा है। चीन के साथ साझेदारी को केपी शर्मा ओली बढ़ा रहे हैं, लेकिन विद्रोह शुरू हो गया है। जनता कैसे नेपाल की सरकार के खिलाफ विद्रोह कर रही है, सब हम आपको बताएंगे इस खास शो के दौरान। मेरे साथ बने रहिए। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे साथ अचल कुमार मल्होत्रा मौजूद हैं, पूर्व राजनयिक हैं। पंकज दास हमारे साथ मौजूद हैं, नेपाली जर्नलिस्ट हैं, नेपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। और जावेद गफ्फारी हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ 7 न्यूज पाकिस्तान। इसके अलावा मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े रहेंगे। सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, स्टूडियो से मौजूद है मेरे साथ। इसके अलावा मनीष झा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। लगातार हम इन सभी मेहमानों से बात करें उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर पहले लेकिन बता देते हैं। जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये कि तनाव के बीच सेना के टकराव का खतरा बना हुआ है एलएसी पर, क्योंकि चीन अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए तैयार नहीं है। भारत की तैयारी भी चीन के साथ साथ उसी तरह की है, और सेना यहां नहीं भेजेंगे और सैनिकों को यहां नहीं भेजेंगे, लेकिन जो मौजूदगी है अभी वो भी काफी ज्यादा है। इस वजह से एलएसी पर इस तनाव के बीच टकराव का खतरा लगातार बना हुआ है। दोनों देश अपनी अपनी तैयारी नहीं रोकेंगे, ऐसा कहना है ग्लोबल टाइम्स का। यानी चीन भी अपनी तैयारी नहीं रोक रहा है, भारत भी अपनी तैयारी नहीं रोक रहा है, तनाव बना हुआ है। ग्लोबल टाइम्स का यह कहना है सहमति के बावजूद भारत की सेना अलर्ट पर है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है नवंबर के पहले हफ्ते तक जो वक्त है वो बहुत संवेदनशील है, उस पर नजर रखने की जरूरत रहेगी कि नवंबर के पहले हफ्ते तक हालात किस तरह के रहते हैं चीन और भारत के बीच, क्योंकि एलएसी पर जिस तरह का जमावड़ा दोनों तरफ से है, भारत की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी, ऐसे में जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं तो तनाव बहुत ज्यादा बना हुआ है। इस बीच आपको यह भी बता दें कि चीन की सेना अभी भी वॉर मोड में है। चीनी कैंपों पर भारतीय सेना की लेकिन पैनी नजर बनी हुई है। चीन की हरकतों को मॉनिटर किया जा रहा है लगातार, यानी भारत की तरफ से, सेना की तरफ से चीन की जो हरकतें हैं एलएसी के उस पार, उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है जवानों के लिए, लेकिन व्यवस्था को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है और बढ़ाई जाएंगी व्यवस्थाएं जवानों के लिए, क्योंकि वो दुर्गम हालात में इस वक्त तैनाती पर हैं और हालात और ज्यादा दुर्गम होते जाएंगे, मौसम बदलता जाएगा, तो इस वजह से तैयारियों को बढ़ाता जाएगा भारत लगातार। लेकिन आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए ये बताते हैं कि दरअसल हो क्या रहा है। जब तक चीन नहीं हटेगा भारत भी डटा रहेगा। अगर चीन नहीं हटता है तो भारत भी उसी तरह से डटा रहेगा जैसा इस समय है, जो भारत की इस समय पोजीशन है, जिस तरह की तैयारी भारत की इस समय है। जवानों की और कंपनियां नहीं भेजी जाएंगी, जैसी सहमति बनी है दोनों देशों के बीच मिलिट्री के लिए, लेकिन निर्माण का काम नहीं रुकेगा। जो निर्माण का काम चल रहा था, चाहे वो सड़कों का काम हो, चाहे वो ब्रिज का काम हो, जो सेना मिलिट्री कर रही है निर्माण का कार्य इन फॉरवर्ड इलाकों में, उनको नहीं रोका जाएगा, उनको उसी तरह से जारी रखा जाएगा, क्योंकि वो लाइफलाइन है सेना के लिए। जंग की स्थिति के लिए लेकिन तैयारी जारी रहेगी और कंपनी यहां नहीं भेजी जाएंगी, लेकिन जंग जैसे अगर हालात पैदा होते हैं तो उनसे लड़ने के लिए तैयारी पूरी रखी जाएगी भारतीय सेना की तरफ से। चीन के धोखे का रिकॉर्ड देखते हुए भारतीय सेना और भी ज्यादा अलर्ट मोड में है, क्योंकि चीन इस तरह की हरकतें पहले भी कर चुका है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि नवंबर के पहले हफ्ते तक पीएलए को लगातार मॉनिटर किया जाएगा। बर्फबारी में चीनी सैनिकों को क्योंकि ज्यादा मुश्किल होगी, ऐसा अंदाजा भी लगाया जा रहा है। इसके अलावा बर्फबारी न होने तक चीनी घुसपैठ का ज्यादा खतरा है, क्योंकि जब तक बर्फबारी नहीं हुई है तब तक
घुसपैठ की ज्यादा संभावना है तो और ज्यादा मॉनिटरिंग होगी नवंबर के पहले हफ्ते तक। बर्फबारी होने के बाद वो संभावनाएं धीरे धीरे कम होंगी कि घुसपैठ की जाए चीन की तरफ से। बातचीत के बीच चीनी घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं, ऐसी संभावना है, ऐसी आशंका है। एलएसी के पास ऊंची चोटियों पर चीनी सेना की नजर है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनको भी कुछ ऊंची चोटियां हासिल हो, रणनीतिक तौर पर अहम जगहों पर चीन भी आकर बैठ जाए। हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं। सबसे पहले लेकिन मैं बात करूंगी हमारे साथ मौजूद सुमित चौधरी से। सुमित, बीआरओ ने 43 नए ब्रिज बनाए हैं, किस तरह से ये मजबूत करते हैं सेना को, फॉरवर्ड पोस्ट पर आगे मदद करते हैं सेना को? इसके बाद इसी पर मैं बात करूंगी मेहमानों से भी। जी सुमित। देखिए सुमेरा, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो मैक्सिमम ब्रिज है वो है नॉर्दर्न बॉर्डर्स पे। नॉर्दर्न बॉर्डर्स को लगातार मजबूत करने के लिए, उनको कनेक्ट करने के लिए ये काम पिछले कई दिनों से जारी था। और आपको याद होगा कि स्ट्रैटेजिक रोड थी करीबन 73 के करीब, और उसके अलावा जो ब्रिजेस थे, ये छोटे छोटे ब्रिजेस ना सिर्फ हमारी कनेक्टिविटी के लिए जरूरत है बल्कि इनसे हमारी साल भर रसा जा सके। आपको याद होगा कि अटल टनल भी इसी साल में भी प्रधानमंत्री मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं, उसको शुरू करने वाले हैं। वो एक बड़ा मेजर बूस्ट होगा। और अगर आप माने कि ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि लद्दाख में, हिमाचल में, पंजाब में लगातार इन ब्रिजेस को बनाना फॉरवर्ड लोकेशंस में, इन टेरेंस के ऊपर बहुत मुश्किल था, लेकिन अब इनको इनॉग्रेट किया जाएगा। और खास बात यह कि करीबन ये सारे ब्रिज, करीबन 43 के करीब ब्रिजेस हैं, इन सभी के आ जाने के बाद हमारी टेक्टिकल पोजीशंस, ये टेक्टिकल मूवमेंट जो होगी वो पूरे साल चल सकती है सुमेरा, और मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल जी, और मजबूत हो जाएगी। अभिषेक उपाध्याय, आपसे भी एक प्रतिक्रिया संक्षेप में, फिर मेहमानों का रुख। अभिषेक, ये लगातार कहा गया भारत की तरफ से कि और कंपनियां यहां नहीं भेजी जाएंगी लेकिन निर्माण का काम जारी रहेगा, यानी भारत अपनी तैयारियों को पुख्ता करता रहेगा, चाहे वो ये ब्रिज बनाने का काम हो या सड़कें बनाने का काम हो, जो निर्माण का कार्य चल रहा है मिलिट्री को मजबूत करने के लिए, वो जारी रहेगा। देखिए सुमेरा, सबसे एक बात समझने वाली है कि चूंकि लद्दाख का जो पूरी टेरिटरी है उसको लैंड ऑफ पासेस बोलते हैं। इतने दर्रे हैं लद्दाख में, और जिनका दर्रों पर नियंत्रण होगा वो लद्दाख को कंट्रोल करेगा। अभी हमारे साथ फायदा ये, चाहे वो स्पांगुर गैप की बात करें या बाकी और दर्रों की बात करें, हर जगह हम बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। और क्यों मजबूत है समझना होगा, इन्हीं छोटे छोटे जो ब्रिज हैं, ये जो रोड है, ये जो नेटवर्क है, और जो लड़ाई शुरू हुई है, गलवान की जो बात हुई है और जो फिंगर फोर की हुई है, उसके पीछे की कहानी समझिए। चीन को एतराज इसी बात से था कि हम क्यों इतनी तेजी से ब्रिज बना रहे हैं, हम क्यों सड़कें बना रहे हैं। तो चीन को सबसे बड़ी समस्या जिस चीज से है वो हम रोकने नहीं जा रहे हैं। जी हाँ, लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान, चीन को सबसे बड़ी समस्या थी इस बात से क्योंकि उनको लग रहा था कि भारत निर्माण कार्य कर रहा है, भारत तेजी से इन फॉरवर्ड इलाकों में अपनी सेना को पहुंचा सकता है, और यह भी एक बड़ी वजह थी चीन के इस तनाव को पैदा करने के पीछे। वो हम जारी रखेंगे, लेकिन नवंबर के पहले हफ्ते तक नजर भी रखेंगे। तो क्या संभावना ज्यादा है तब तक चीन के किसी तरह की घुसपैठ करने की या किसी तरह की साजिश करने की? सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए चीन एक गोरखधंधा है। हमारा जहाँ तक चीन के साथ संबंध का ताल्लुक है, समझौतों की कमी नहीं है, बहुत समझौते हुए हैं। अगर कमी है तो वो भरोसे की है कि वो चीन बोलता कुछ है, करता कुछ है। मिलिट्री कमांडर्स की 6 मीटिंग हो चुकी हैं। अभी जो 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, बड़ी अच्छी बातें हुई हैं दोनों में कि कम्युनिकेशन बना रहना चाहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, मिसजमेंट नहीं होना चाहिए, एलएसी को एक तरफा तरीके से नहीं बदलना चाहिए, और जो सेनाओं का स्तर है उसको और नहीं बढ़ाना चाहिए। लेकिन किस हद तक हम चीन पर यकीन कर सकते हैं, शक उसमें है। जहाँ तक तैयारी का सवाल है, जब 2 सेनाएं आमने सामने बैठी हैं तो तैयारी में कमी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। हमें पूरे अगले 6 हफ्ते, खासकर जब तक विंटर नहीं आ जाती, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा और हाई लेवल की सतर्कता को मेंटेन करना पड़ेगा। अच्छी बात यह कि हमारा अनुभव हाई ऑल्टीट्यूड में चीन से ज्यादा है, हमारे जवानों का मोराल उनसे अच्छा है, और वो हमारी स्ट्रेंथ है। और वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हमें मदद करती है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, ये जो तनाव बना हुआ है भारत और चीन के बीच, इस बीच ये जानकारी मिल रही है कि जंग की तैयारी चीन की तरफ से लगातार की जा रही है। पीएलए की वॉर ड्रिल का एक वीडियो सामने आया है, और इस वीडियो में रॉकेट फोर्स के ईस्टर्न कमांड ने वॉर ड्रिल किया है। ये जो वीडियो है, ये रॉकेट फोर्स के ईस्टर्न कमांड के वॉर ड्रिल का वीडियो है पीएलए का। इसके अलावा ये वॉर ड्रिल में मिसाइल फायर कर टारगेट को कंप्लीट किया गया है, इस तरह का ये वीडियो है। ये वीडियो दिखाता है कि चीन किस तरह से बार बार इस तरह
के वीडियो जारी करता है, अपनी एक्सरसाइज को जारी रख रहा है, जंग की तैयारी कर रहा है। इसके बाद आपको ये भी बता दें कि ये जो बड़ी खबर है, इस पर अभिषेक उपाध्याय के पास चलते हैं। अभिषेक, चीन बातचीत कर रहा है, चीन की तरफ से बड़ी बड़ी बातें की जा रही है, शिनपिंग यूएन में जाकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जंग की तैयारी लगातार है। वॉर ड्रिल का वीडियो वो रोज जारी करते हैं कि हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं जंग की। और सुमेरा देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कहाँ मजबूत कर रहे हैं अपने आप को, ये हमें समझने वाली बात है। वो वहाँ मजबूत कर रहे हैं जहाँ वो ट्रेडिशनली कमज़ोर रहे हैं। एयर पावर जो है वहाँ वो हमसे बहुत कमज़ोर रहे हैं। 62 में इस्तेमाल नहीं हुआ था, लेकिन तब से लेकर के आज तक ये जो एल्टीट्यूड है वो हमारे फेवर में है। जिस तरह जो पेलोड हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे फेवर में है। जिस फ्यूल कैपेसिटी पे हम उड़ सकते हैं वो हमारे फेवर में है। वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने 5 नए एयर डिफेंस फील्ड तैयार किए हैं और जिन पे लगातार वो काम कर रहे हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल वहां पर लगा रहे हैं, वहां पर वे अपने फाइटर जेट तैनात कर रहे हैं, तो वो वहां पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी तैयारी पूरी है। बस दिक्कत इस बात की हो रही है कि अब उनको कोई स्पेस नहीं मिल रहा है। भारत कहीं भी पीछे हटने को तैयार नहीं है और चीन अपनी लिमिटेशन समझ चुका है कि इसके आगे वो बढ़ नहीं सकता है, इसलिए अपनी तैयारी और साथ में जो साइकोलॉजिकल वार का उनका पुराना तरीका है। सुमेरा, ये अभिषेक ये वीडियो पहले दिखा देते हैं एक बार अपने दर्शकों को। इस वीडियो को देखिए, ये पीएलए की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है, ये पीएलए की वॉर ड्रिल का वीडियो है जो रॉकेट फोर्स के ईस्टर्न कमांड ने वॉर ड्रिल की है। वॉर ड्रिल में मिसाइल फायर कर टारगेट को कंप्लीट किया गया। इस वीडियो को देखिए जरा, फिर इस पर बात करेंगे। तो आपने देखा ये वीडियो, ये चीन का वीडियो जो चीन ने जारी किया है, अपनी वॉर एक्सरसाइज वॉर ड्रिल का वीडियो। हमारे साथ अचल कुमार मल्होत्रा जी भी मौजूद हैं। अचल जी, ये जो चीन की तरफ से लगातार तैयारी की जाती है, कभी वो अपने ईस्टर्न कमांड का वीडियो जारी करता है, कभी वो वेस्टर्न कमांड का वॉर ड्रिल का वीडियो जारी करता है, तो चीन अपनी तरफ से एक संदेश जरूर दुनिया को देने की कोशिश करता है इन वीडियोज के जरिए। क्या किस तरह से आप इसे रीड करते हैं, चीन के इन वीडियोज को जारी करना, फिर चीन की शांति की बात करना? देखिए सुमेरा, बात यह है कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि चाइना जब बातचीत की टेबल पे आता है और जो बातचीत से जो अंडरस्टैंडिंग निकल के आती हैं उसमें और ग्राउंड एक्शन में जो है काफी गैप रहता है। अब सवाल ये है कि इज इट अ पार्ट ऑफ अ प्लान, ये उनकी साजिश का हिस्सा है या फिर उनके सिस्टम में कहीं लेयर्स ऑफ डिफरेंसेस हैं, जो आर्मी कुछ चाहती है, पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ और चाहती है, कम्युनिस्ट पार्टी कुछ और चाहती है। तो ये गुत्थी सुलझाना बहुत मुश्किल है। बहरहाल सिचुएशन ये है कि दोनों तरफ से शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। हमने जो पॉलिसी अपनाई है उसके 2 एलिमेंट्स है, एक तो है संयम और दूसरा है धैर्य और तीसरा है शौर्य। तो हम बातचीत की टेबल पे तो बहुत संयम दिखा रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन जो है इस तरफ नहीं बढ़े कि फुल स्केल वॉर हो जाए, लेकिन साथ ही साथ हम शौर्य भी दिखा रहे हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम हर किस्म की परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार है। तो यही उसका जवाब, पलट जवाब समझ लीजिए चाइना की तरफ से। और चाइना पे सिर्फ प्रेशर हमारी तरफ से नहीं है, चाइना पे इस समय प्रेशर अमेरिका और दूसरे देशों से भी है। तो साउथ चाइना सी में भी उसको देखना है, वहां पे भी उसे दिखाना है कि भाई मैं बहुत मजबूत हूँ, यहाँ हिमालयाज में उसको दिखाना है कि मैं बहुत मजबूत हूँ। तो ये एक स्थिति बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी हो रही है। और देखिए आज की तारीख में हमने अप्रैल वाले स्टेटस को की बात करनी बंद कर दी है, और क्योंकि 29 और 30 अगस्त के बाद सिचुएशन बदल गई है। हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजिक हाइट्स पे अपनी प्रेजेंस बना ली है। अगर हम अप्रैल के स्टेटस की बात करेंगे तो हमें ये सब चीजें वेकेट करनी पड़ेंगी। तो मुझे लगता है कि ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। इस समय स्टेटस को नहीं, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की बात होगी कि जो जहां है वहीं खड़ा रहे, और इसके बाद अगर थोड़ा बहुत डिसएंगेज और मतलब स्टैंड स्टिल की बात होगी कि और जी
और अचल जी, क्या भारत से ज्यादा इस वक्त चीन के लिए ज्यादा मुश्किल हालात है, क्योंकि चीन कई फ्रंट पर अपनी ताकत को आजमा रहा है, चाहे वो ताइवान अमेरिका के साथ हो, साउथ चाइना सी हो, इधर भारत के साथ लगातार चीन कई फ्रंट्स पर, चीन के क्योंकि फ्रंट्स खुले हुए उसे इन सब जगहों पर अपनी ताकत को आजमाना है। उसके अलावा दुनिया में चीन को लेकर जो चीन की किरकिरी हो रही है, चाहे वो कोरोना को लेकर हो या उसके बाद के रुख को लेकर हो, वो भी सब मैं आपके पास वापस आऊंगी। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले वो अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को मात देंगे रूसी हथियार, ये जानकारी मिल रही है। एडवांस S-400 से रूस ने वॉर ड्रिल की है। जो S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उससे रूस ने वॉर ड्रिल की है। S-400 से उड़ाए दुश्मन के ठिकाने रूस ने, इस तरह की जानकारी मिली है। वीडियो सामने आया, रूस के एस्ट्राखंड में एयर डिफेंस का युद्धाभ्यास किया है रूस ने। तो रूस भी अपनी ताकत को पूरी तरह से दिखा रहा है। चीन अमेरिका ही नहीं, रूस भी है जो अपनी ताकत को दुनिया को दिखाना चाहता है, बनवाना चाहता है इस समय। और रूस ने भी अपने एडवांस्ड S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का टेस्ट किया है, वॉर ड्रिल की है, टारगेट्स को उड़ाया है इस डिफेंस सिस्टम के साथ। तो ये रूस की एंट्री भी है, रूस भी लगातार अपनी इस ताकत को दिखा रहा है। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ये रूस के वॉर ड्रिल का वीडियो है, ये रूस के एस्ट्राखंड में वॉर ड्रिल की गई उसका वीडियो है ये जो आप इस समय देख रहे हैं। तो चीन अमेरिका के अलावा रूस भी है जो अपने आप को चाहता है कि दुनिया में उसे भी महाशक्ति के तौर पर जो तवज्जो है वो मिले, उसकी ताकत दुनिया माने, और अपनी ताकत मनवाने के लिए रूस भी हर जगह डटा हुआ है अमेरिका के साथ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए। मैं वापस अचल जी आपसे एक संक्षेप में इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, उसके बाद आके मेहमानों के पास जाऊंगी। संक्षेप में ही, रूस भी लगातार इस कोशिश में है कि उसकी ताकत को भी दुनिया माने। वापस एक बार फिर व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि उनकी जो वो वर्ल्ड पावर होने की जो स्टेटस था वो उनको मिले, और उसी का हिस्सा है ये कि वो हर जगह एंट्री कर रहे हैं। जी सुमेरा, देखिए जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो पहले 10 साल तो रशियन फेडरेशन को कुछ मालूम नहीं था किस डायरेक्शन में जाना है। उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी संबंध बनाने की कोशिश करी, लेकिन जब से पुतिन ने 2000 में कमांड संभाली है तो उन्होंने, जो उनका ये कहना है कि जो रशिया की लॉस्ट ग्लोरी थी, जो रशिया का पुराना स्टेटस था, उसको रिस्टोर करने के लिए उन्होंने बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। और उन्होंने अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड से कई फ्रंट्स के ऊपर जो है नाराजगी भी उनकी उठाई है। चाहे वो जॉर्जिया में उन्होंने उनके ब्रेकअवे रीजन्स को रिकॉग्नाइज किया, यूक्रेन में उन्होंने क्रीमिया को अनेक्स किया, क्योंकि वो नहीं, उन्होंने ये पूरी कोशिश करी है कि अमेरिका और यूरोप जो हैं उनके बैकयार्ड में जो अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, यूरो अटलांटिक स्ट्रक्चर्स की वहां प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, तो उसका उन्होंने खड़े होकर मुकाबला करने की कोशिश करी। इसके चलते हुए उनके और अमेरिका और किसी हद तक यूरोपियन यूनियन के साथ संबंधों में गिरावट आई है। इस बीच उनके संबंध चाइना से भी थोड़े सुधरे हैं। तो ये रशिया भी चाहेगा कि अपनी जो पोजीशन है, पुरानी पोजीशन है, उसे रिस्टोर किया जाए और दुनिया को दिखाया जाए कि इस समय सिर्फ अमेरिका और चाइना ही फोर फ्रंट पे नहीं है, रशिया भी है, इसे मत भूल जाइएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, यही मेरा पॉइंट था। बहुत सही बात की। चीन और अमेरिका ही नहीं, रशिया दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी है, वो भी एक वर्ल्ड पावर है और वो हर जगह मौजूद है। हर विवाद में वो अपनी एंट्री भी करता है और वहां मौजूद भी है और एक स्टैंड भी ले रहा है, अमेरिका के खिलाफ हो, चीन के साथ हो या दुनिया में अपने स्टैंड को ले रहा है। लेकिन इस बीच बीआरओ ने एक अच्छी खबर दी है। मैं वापस मनीष आपके पास भी आऊंगी इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए, लेकिन इस बीच पहले खबर बता दें, LAC पर बीआरओ की तरफ से अच्छी खबर दी गई है। 43 नए ब्रिज बनाए हैं बीआरओ ने और ये बड़ी सफलता है, बड़ी कामयाबी है। इससे बहुत मदद मिलेगी भारतीय मिलिट्री को। जल्दी रक्षा मंत्री 43 पुलों का लोकार्पण करेंगे। लद्दाख से अरुणाचल तक बीआरओ ने ये 43 नए पुल बनाए हैं। नेपिचू टनल की आधारशिला भी रखेंगे रक्षा मंत्री जल्द ही, इस तरह की जानकारी मिल रही है। तो रक्षा मंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। लेकिन ये जो 43 पुल हैं, ये जो 43 ब्रिज है जो बीआरओ ने बनाए हैं, वो सेना को बहुत मदद करेंगे स्ट्रेटेजिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, फॉरवर्ड पोस्ट तक रसद पहुंचाने में, हथियार पहुंचाने में, सेना को पहुंचाने में। हर मौसम में ये जो ब्रिज बने हैं वो भारत की मदद करेंगे। तो देखिए, इसी को हम आपको बताने की भी कोशिश करते हैं कि दरअसल ग्राफिक्स के जरिए कि 43 पुल कहां बने हैं। ये 43 नए पुल बनाए गए हैं बीआरओ की तरफ से। जम्मू कश्मीर में 10 पुल बनाए गए हैं। लद्दाख में, जहां इस समय मैं मौजूद हूं, यहां पर 7 पुल बनाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में 2 पुल बनाए गए हैं बीआरओ की तरफ से। पंजाब में 4 पुल बनाए गए हैं। उत्तराखंड में 8 पुल बनाए गए हैं और अरुणाचल प्रदेश में
8 पुल बनाए गए हैं और सिक्किम में भी 4 पुल बनाए गए हैं। ये बहुत अहमियत रखते हैं पुल, क्योंकि रणनीतिक तौर पर बहुत मदद करते हैं भारतीय सेना की। इस वजह से इन पुलों का बनना बहुत अहमियत रखता है। राज काद्यान जी, ये जो 43 पुल हैं, ये हर मौसम में भारतीय सेना की मदद करेंगे रसद पहुंचाने के लिए, हथियार सैनिकों को पहुंचाने के लिए? बिल्कुल करेंगे, और ये बड़ी अच्छी बात है। सेना की मदद तो हो गई, लेकिन उन राज्यों की भी मदद हो रही है। जैसे अटल टनल अभी हम खोल रहे हैं 25 सितंबर को, तो लद्दाख में टूरिज्म सारा साल चलेगा, पहले सिर्फ 6 महीने चलता था। तो ये तो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। पैसा जरूर लगेगा, लेकिन सेना के लिए खासकर बॉर्डर्स को सिक्योर रखने में इसमें बहुत मदद मिलेगी। हथियार एम्युनिशन भी पहुंचेगा और लॉजिस्टिक्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी। तो ये बड़ी अच्छी खबर है। देखिए, आज के दिन आपने रशिया की बात की थी। अगर हम दुनिया के फ्लैश पॉइंट लेते हैं, चाहे वो आर्मीनिया अजरबैजान हो, चाहे वो ग्रीस टर्की हो, इजराइल ईरान हो, भारत पाकिस्तान, भारत चाइना या ताइवान के एरिया में, अगर किसी को फायदा है तो वो उन देशों को है जो आर्म्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसमें रशिया भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है। तो ये टेंशन उनके लिए अगर बनी रहेगी तो कमर्शियली फायदेमंद है। S-400 आज के दिन दुनिया में सबसे अच्छा एयर डिफेंस मिसाइल माना जाता है, और अभी तो रशिया S-500 के डेवलपमेंट में लगा हुआ है। तो ये तो चलता रहेगा। दुनिया में लड़ाई शायद दुनिया नहीं चाहेगी, लेकिन टेंशन बनी रहे, इसमें कुछ देशों की दिलचस्पी हो सकती है। और ये टेंशन बनी रहेगी, और रशिया S-400 दुनिया में बेचता रहेगा, और S-400 के बाद S-500 बनाएगा और उसको भी फिर दुनिया को बेचेगा। तो रशिया को जाहिर सी बात है इसमें बहुत फायदा है, अपनी ताकत भी दिखानी है और अपने हथियारों को भी दुनिया में बेचना है। हमारे साथ मेहमान सभी बने हुए हैं, लेकिन इस पर मनीष झा से भी मैं प्रतिक्रिया ले लूं। मनीष, ये जो लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से रशिया अपनी ताकत दिखा रहा है, किस तरह से चीन अपनी ताकत दिखा रहा है, दरअसल क्या वाकई दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है, या ये तनाव एक दूसरे को फायदा पहुंचाने के लिए या अपने फायदे के लिए बनाए जा रहे हैं, बस तनाव की चरम तक ही पहुंचेगा मामला? देखिए सुमेरा, इसमें कोई दो राय नहीं कि अभी युद्ध के मुहाने पर पूरी दुनिया है। क्योंकि अगर आप देखें तो चाहे चीन को के संदर्भ में ही एक तरफ ताइवान है, एक तरफ LAC पर जो स्थिति बन गई थी, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अगले कुछ घंटे में कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप UNGA में अगर तमाम राष्ट्राध्यक्षों के इस संबोधन को देखें तो सब अपने अपने फायदे की बात कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान अलग हैं, चीन के राष्ट्रपति अलग कह रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि चीन जो क्षेत्रीय तनाव है इसको बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सके, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर कहीं ये बात आगे बढ़ती है तो उन तमाम इलाके में अमेरिकी दखल भी बढ़ जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर शांतिपूर्ण समाधान ही निकल जाए। जी हाँ मनीष, इस बीच एक और बड़ी खबर है, वो अपने दर्शकों को बता दें, फिर इस पर आपकी प्रतिक्रिया भी मैं लूंगी। आज भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों का सामना होगा। एस जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी आमने सामने होंगे। दोपहर 2 बजे सार्क की वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें दोनों का आमना सामने होने वाला है। एजेंडे में शांति, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता मुद्दा है। एस जयशंकर और शाह महमूद कुरैशी का आमना सामना होगा सार्क की वर्चुअल समिट में। मनीष, ये जो समिट है, वर्चुअल समिट, इससे किसी तरह की उम्मीद है? क्या कुछ यहां से भारत हासिल करना चाहेगा? देखिए सुमेरा, मैं आपको बताऊं कि सार्क को लेकर तो हम लोगों को लगता था कि जैसे अब ये संगठन खत्म ही हो गया है, बस कभी कभार कुछ एक छोटी छोटी मीटिंग हो जाती थी। हालांकि कोविड के समय में प्रधानमंत्री मोदी ने सार्क देशों की एक मीटिंग बुलाई थी कि हम सबको मिलकर कोविड की लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन अभी आज जो ये मीटिंग होने वाली है 2 बजे, चूंकि अभी नेपाल सार्क की अध्यक्षता कर रहा है, और एक ट्रेडिशन है कि जब भी UNGA का सम्मेलन होता है तो UNGA की इस मीटिंग के दौरान एक अलग से सार्क की मीटिंग होती है, और उसी ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते हुए आज सार्क देशों के सभी विदेश मंत्रियों की भारतीय समय अनुसार करीब 2 बजे ये मीटिंग होनी है। तो निश्चित तौर पर एक लंबे अरसे के बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्री आमने सामने होंगे, बातचीत करेंगे। इससे पहले जब SCO की बैठक हुई थी तब थे आमने सामने, लेकिन ऐसी कोई बातचीत उस समय वहां हुई नहीं थी। सार्क थोड़ा और ज्यादा कॉम्पैक्ट ग्रुप है। उम्मीद करनी चाहिए कि यहां पर जो बातचीत होगी, इसमें देखिए कम से कम वही बात है कि एक दूसरे के साथ अगर दुआ सलाम भी होता है तो ये बहुत बड़ी बात है।
जी हाँ, और हमारे साथ जावेद गफ्फारी मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान से। जावेद गफ्फारी साहब, ये जो मुलाकात होगी, जो एजेंडा है आज जो मुलाकात होनी है, ये वर्चुअल मीटिंग में आमना सामना होगा भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, उसमें मुद्दा है क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और सुरक्षा। क्या पाकिस्तान इस पर गंभीरता से बात करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तो जब भी बात की है इसी तरह अमन की बात की है। मैं तो ये शुरू से ही कहता आ रहा हूँ कि हम लोग अमन चाहते हैं। आपने अभी गिनवाया कि कश्मीर चीन जो है मुख्तलिफ बॉर्डर्स के ऊपर उसने लड़ाई लड़ रही है, मुख्तलिफ ममालिक के साथ उसका फड्डा चल रहा है। आप अपने इंडिया का भी बताएं ना, किस किस के साथ नहीं लड़ रहा, कौन उसका दोस्त है। आप अफगानिस्तान वाले आपके खिलाफ, पाकिस्तान के बॉर्डर्स के ऊपर आपने रोला डाला हुआ है, मकबूजा कश्मीर के अंदर आपने आर्मी रखी हुई है, चीन के साथ आपका पंगा है। जावेद गफ्फारी साहब जी, जावेद गफ्फारी साहब, देखिए आप फिर ऐसे ही शुरू हो जाते हैं। आपको फिर मुझे बताना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये बताना चाहिए कि भारत के कितने फड्डे चल रहे हैं। भारत का फड्डा नहीं चल रहा है, भारत का झगड़ा नहीं चल रहा है। चीन ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की और उसके बाद भारत अपनी सीमा की सुरक्षा कर रहा है। भारत चीन को उसकी ये बता रहा है कि वो कहां गलत है। अगर आप भारत में आतंकवाद को भेजते हैं तो आपको रोकेंगे नहीं क्या? आपको रोकेंगे नहीं? आप सीज फायर का वॉयलेशन करेंगे तो जवाब नहीं देंगे? भारत एक संप्रभु देश है, अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा या नहीं? एलओसी पर सीज फायर वॉयलेशन पाकिस्तान कर रहा है। अगर आप पाकिस्तान सीज फायर वॉयलेशन करेगा, आप रोज ड्रोन से जो हथियार भेज रहे हैं, ये बताइए पाकिस्तान से AK-47 उड़कर आ जाती है भारतीय सीमा के अंदर। ड्रग्स आप ऐसे भेज देते हैं पाइपों में डालकर भारतीय सीमा में। आप किस तरह की बात करते हैं? इसके लिए रोकेगा नहीं आपको भारत? आप कुछ भी भेजते रहेंगे भारतीय सीमा में, उसको भारत सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करेगा। आप आतंकवाद भेज रहे हैं, आप ड्रग्स भेज रहे हैं, आप फायरिंग कर रहे हैं, आप जमावड़ा बना रहे हैं LOC पर। आप जावेद गफ्फारी साहब ये बताइए कि गिलगिट बाल्टिस्तान का अलग प्रोविंस बनाने की जो बात कर रहे हैं, उसको लेकर आपके देश में विद्रोह हो रहा है, उस पर क्या जवाब है आपका? शांति और सुरक्षा की बात आप कैसे करेंगे इस इलाके में स्थिरता की? मैंने यही तो पूछा था आपसे, गंभीर हैं आप या नहीं? पाकिस्तान ने कोई कब्जा तो नहीं किया ना मकबूजा कश्मीर की। और आपको रुक जाइए, एक बड़ी खबर, रुक जाइए, आप जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। पहले बड़ी खबर ले लेते हैं। बड़ी खबर ये कि जनरल बाजवा ने LOC का दौरा किया है। पहले बड़ी खबर बता देते हैं दर्शकों को, फिर जवाब दीजिएगा। पहले आप आईना देखिए। जनरल बाजवा ने LOC का दौरा किया है, जो झेलम के पास फील्ड फायरिंग रेंज पर पहुंचे हैं बाजवा। पाकिस्तान के जवानों का बाजवा ने हौसला बढ़ाया है, लगातार सेना का जमावड़ा भी बढ़ा रहे हैं, हौसला भी बढ़ा रहे हैं। चीन से मिली VT-4 टैंक पर बाजवा ने अपनी फोटो खिंचवाई है। चीन से जो हथियार मिल रहे हैं, चीन की शय पर यह सब हो रहा है। बाजवा के सामने VT-4 टैंक से गोले भी दागे गए हैं। इसके अलावा एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई आपको बता दें। गिलगिट बाल्टिस्तान पर इमरान खान साजिश रच रहे हैं। एक अलग प्रोविंस बनाना चाहते हैं, 5वां सूबा बनाना चाहते हैं, 5वें पूर्ण राज्य का दर्जा देने की फिराक में है इमरान खान। 15 नवंबर को गिलगिट बाल्टिस्तान में विधानसभा चुनाव है। चुनाव की आड़ में इमरान इस तरह की साजिश को रच रहे हैं। चीन के इशारे पर इमरान ऐसा कर रहे हैं, लेकिन विरोध हो रहा है इमरान खान के इस फैसले का। राजनीतिक दल भी विरोध कर रहे हैं और लोग भी विरोध कर रहे हैं। जावेद गफ्फारी साहब, इसका कुछ जवाब है आपका? चीन के कहने पर आप LAC पर, क्योंकि भारत और चीन का तनाव है, आप LOC पर एक फ्रंट खुलवाने की फिराक में हैं। सिर्फ चीन के इशारे पर आप ऐसा करें। सुनिए मेरी बात, दूसरा दोनों सवाल सुन लीजिए। गिलगिट बाल्टिस्तान में आप 5वां पूर्ण राज्य बना रहे हैं, वो भी चीन के कहने पर आप बना रहे हैं, चीन को फायदा पहुंचाने के लिए। आपके देश के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं ना। मरियम नवाज ने इसका विरोध किया ना, राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं ना, लोग जमीन पर विरोध कर रहे हैं कि आप 5वां राज्य कैसे बना सकते हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं आप? ये साजिश है ना आपकी, बताइए। मरियम नवाज की असेंबली में, पार्लियामेंट के अंदर मरियम नवाज का कोई किरदार नहीं है। शी इज डॉटर ऑफ एक्स प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान। उसका कोई पार्लियामेंट के अंदर कोई किरदार नहीं है। नंबर 2, आज तक उसने इलेक्शन नहीं लड़ा। नंबर 3, अगर मेरी कोई बेटी होगी तो वो सहाफा नहीं हो जाएगी, वो सहाफी नहीं बन सकती, वो अपना शोभा होगा कोई। आप समझने की कोशिश करें, मरियम नवाज कुछ भी कहे, हमें पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया के लिए शायद ये जश्न की बात होगी। गिलगिट बाल्टिस्तान पहले ही हमारा जावेद गफ्फारी साहब, जावेद गफ्फारी साहब, हर कोई, जावेद गफ्फारी साहब, सिर्फ पार्लियामेंट में, अगर आप पार्लियामेंट के सदस्य हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, आपने चुनाव लड़ा है, तभी आप देश की बात कर सकते हैं। अगर आपने चुनाव लड़ा है, अब आप पार्लियामेंट के सदस्य नहीं, आप विधानसभा के सदस्य नहीं, मैंने भी चुनाव नहीं लड़ा है, तो मैं देश की बात नहीं कर सकती। आप देश की बात नहीं कर सकते अपनी। कैसी बात कर रहे हैं आप? मरियम नवाज शरीफ बात नहीं कर सकती? वो आवाज तो है, बता तो रही है कि पाकिस्तान में क्या पक्ष है लोगों का। मरियम नवाज का पार्लियामेंट में कोई किरदार नहीं है। बिलावल भुट्टो क्या है? वो भी जनरल बाजवा से सवाल पूछ रहे हैं। आप रुक जाइए, पाकिस्तान को करने दीजिए, वो कर रहा है। एक बड़ी खबर और बता देते हैं अपने दर्शकों को।
पृथ्वी 2 मिसाइल की ताकत भारत ने दिखाई है। ये हम आपको बताते हैं किस तरह से पृथ्वी 2 मिसाइल को लेकर चीन से भारत के तनाव के बीच ये बड़ी कामयाबी भारत को मिली है। स्वदेशी पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। ओडिशा के बालासोर में सफल परीक्षण हुआ पृथ्वी 2 का। पृथ्वी 2 मिसाइल परमाणु हथियार ले जाने में पूरी तरह से सक्षम है और 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है पृथ्वी 2। इसका सफल परीक्षण किया गया है ओडिशा के बालासोर में। भारत के लिए बड़ी सफलता है। भारत चीन तनाव के बीच किस तरह से भारत अपनी ताकत को बढ़ा रहा है और ये जो पृथ्वी 2 मिसाइल है ये परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। 350 किलोमीटर अंदर तक जाकर मार कर सकती है। इतनी दूर तक मार कर सकते हैं हम इस मिसाइल से पृथ्वी 2। हम आपको इस ग्राफिक्स के जरिए भी आइए बताने की कोशिश करते हैं मिसाइल और इसकी ताकत क्या है। पृथ्वी 2 मिसाइल की ताकत क्या है? दरअसल देखिए, परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है पृथ्वी 2 मिसाइल। 500 से 1000 किलोमीटर तक हथियार ले जाने की क्षमता है, ले जा सकती है पृथ्वी 2 मिसाइल। अत्याधुनिक प्रणाली से लैस है, अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी इसमें लगाई गई है। इस मिसाइल में डबल इंजन है, इसके अंदर 2 इंजन है जिससे संचालित होती है ये मिसाइल और 4600 किलोग्राम का वजन है इस मिसाइल का पृथ्वी 2 का। परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। 500 से 1000 किलोमीटर तक हथियार ले जा सकती है और 4600 किलोग्राम इसका वजन है। ये बहुत अहमियत रखता है भारत के लिए, भारत की क्षमता को बढ़ाने वाली ये मिसाइल जिसका सफल परीक्षण भारत ने किया है ओडिशा के बालासोर में। राज काद्यान जी, ये जो सफल परीक्षण है पृथ्वी 2 मिसाइल का, ये भारत की जो कैपेबिलिटी है उसको और बढ़ाता है। किस तरह से आप देखते हैं भारत की ताकत को कितना और बढ़ाएगी पृथ्वी 2? देखिए, भारत एक शांतिप्रद देश है। हमने पिछले 1000 साल में किसी दूसरे देश पर आक्रमण नहीं किया है, ना अभी करना चाहते हैं। ये जो हथियार हैं ये डेटरेंट है ताकि दुश्मन भी हमारी सुरक्षा पर पूरी नजर ना डाले। तो पृथ्वी 2 जो कि एक नाइट फाइटिंग कैपेबिलिटी का ट्रायल किया गया है, हर बार जब नया मिसाइल आता है उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी पेलोड बढ़ता है। आपने बताया कि परमाणु हथियार भी उठा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत किसी पड़ोसी देश पर इसको फायर करेगा, बट ये डेटरेंट है कि भारत के पास ऐसी शक्ति है। अगर कोई दूसरा देश हमारे देश की सुरक्षा के खिलाफ कुछ करेगा तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको देखते हुए भारत की सेना में ये एक बड़े अच्छी योगदान है कि हमारे पास एक नया पृथ्वी 2 मिसाइल है। जी हाँ, जी सर। और इस बीच हमारे पास एक और बड़ी खबर आ रही है नेपाल से जुड़ी हुई। चीन के जाल में बुरी तरह से फंसा हुआ है नेपाल। जमीन पर नेपाल और चीन की जंग शुरू हो गई है क्योंकि लोगों में विद्रोह है चीन के विरोध में। नेपाल की जमीन पर चीन ने दावा किया है अपना। चीन ने नेपाल के हुमला इलाके को अपना बताया है और चीन ने बॉर्डर पिलर ना होने का फायदा उठाकर इस इलाके को अपना बताया। साथ ही आपको यह भी बता दें, एक और बड़ी खबर यह है कि हुमला में चीन की हिमाकत पर नेपाली लोग, नेपाल की जो आम जनता है वो भड़क गई है। काठमांडू में चीन के खिलाफ जबरदस्त विरोध देखने मिल रहा है। ओली सरकार के रवैये से नेपाल की जनता नाराज है। चीन पर ओली की चुप्पी से नेपालियों में गुस्सा है और जिनपिंग के खिलाफ नेपाल में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि किस तरह से नेपाल का फायदा उठा रहा है चीन और इस पर लगातार अब नेपाल की जनता में आक्रोश है। पंकज दास हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज दास जी, ये जो लोगों में गुस्सा है, विद्रोह है, वो चीन की इस हिमाकत की वजह से है। चीन हुमला में कई इलाकों को अपना बता रहा है बॉर्डर पिलर ना होने की वजह से। क्या ये नहीं देखा था केपी शर्मा ओली ने कि वो अगर दोस्ती बढ़ाएंगे तो ये नौबत भी आएगी चीन के साथ? जी बिल्कुल, जैसा एक कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपने कहा कि चीन की जो फितरत है वो हमेशा पीठ में खंजर घोंपने की है। नेपाल के साथ भी उसने वो कुछ ऐसा ही कर रहा है। नेपाल के एक तरफ तो वो दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और दूसरी तरफ जो है वो दुर्गम इलाके का फायदा उठाकर, उसके सैनिकों के नहीं होने का फायदा उठाकर वो नेपाल के जमीन पर धीरे धीरे कब्जा करते जा रहा है। अब तक तो सिर्फ जो सीमा अतिक्रमण कर रहा था, इस समय उसने पूरे की पूरी 9 इमारतें बना दी हैं वहां पे पिछले 1-2 साल में, जिसके नेपाल को भनक तक नहीं लगी। ये तो वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं वो ऐसे ही घूमने गए थे तब उनको मालूम चला। और मजेदार बात यह है कि एक तो नेपाल के इलाके में चीन ने भवन बना दिया अपने सैनिकों के लिए और दूसरी बात वहां नेपाली नागरिकों को ही जाने के लिए वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। कल भी जब नेपाल सरकार के निर्देश के बाद जो नेपाल की आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, वो जब वहां पर पहुंचे थे तो माइकिंग करते हुए चीनी आर्मी के जो पीएलए है उन्होंने कह दिया कि अभी यहाँ पर बात नहीं होगी, अभी कोविड का समय है, कोविड के बाद ही हम किसी भी विषय पे बातचीत कर सकते हैं।
तो इसी के खिलाफ कल जो काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शन जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि काठमांडू की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ चीन के खिलाफ में। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कल तक तो सरकार चुप्पी साधी थी, लेकिन शाम होते होते जब सरकार पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ गया तो सरकार के नेपाल के विदेश मंत्री हैं और नेपाल सरकार का भी प्रवक्ता वही है, उन्होंने कहा कि चीन के साथ हमारा इस तरह से इतना बड़ा भी कोई विवाद नहीं है जितने की भारतीय मीडिया में दिखाया जा रहा है या यहाँ के मीडिया में दिखाया जा रहा है। उस तरह का विवाद नहीं है और हम बातचीत के जरिए इस मामले को सुलझाएंगे। और लेकिन क्योंकि अभी तक नहीं आ पाई है, लेकिन विवाद है ये तो मान रहे हैं, विवाद है ये तो मान रहे हैं क्योंकि अभी तक तो केपी शर्मा ओली बहुत आंखें दिखा रहे थे भारत को ही कह रहे थे कि हम साजिश करें, लेकिन अब तो साजिश उनके खुद के बैकयार्ड में होनी शुरू हो गई। अभिषेक उपाध्याय, पहले संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया, फिर मनीष आपकी भी। अभिषेक, ये ही होने वाला था, यही हम बता रहे थे लगातार जो चीन ने किया है, संक्षेप में। बिल्कुल, और देखिए बड़ी बात ये सुमेरा, ये पहले से हो रहा है। शुरू में बात आई थी कि 6 गांव, उसके बाद तब भी उन्होंने इस पे कुछ बोलने से इनकार कर दिया था, तो ये लगातार हो रहा है। और बड़ी बात ये देखिए, गौर करने वाली बात है, केपी शर्मा ओली की पार्टी से आवाजें उठ रही हैं, उनकी पार्टी से लगातार उनसे पूछा जा रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, तो वो चारों ओर से घिरे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि अपनी पार्टी में जिनके खिलाफ बगावत भड़क रही है उसमें एक मुद्दा चीन खुद शामिल हो चुका है। जी हाँ, इस बीच ये बता दें अभिषेक कि हम कुछ खास तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं, लद्दाख के कुछ अहम तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि किस तरह से हम चीन को जवाब देने के लिए और हमारी तैयारी जो है वो किस तरह की है, उसको दिखाती हैं ये तस्वीरें। तो देखिए, ये जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये चीन की नींद उड़ाने के लिए हमारा भारतीय स्वदेशी देसी चॉपर है। ये देखिए आप इन तस्वीरों को, ये भारत की अपने स्वदेशी चॉपर है। रात के अंधेरे में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं, ऑपरेशन को अंजाम देंगे भारतीय स्वदेशी देसी चॉपर। और ये नींद उड़ाने के लिए चीन की काफी है। इस तरह की तैयारी लगातार भारत की जारी है, सेना की तैयारी भी जारी है और हम अपनी ताकत में नए जो हथियार हैं, नए जो उपकरण हैं, नए चॉपर्स हैं, नए विमान हैं, उन्हें भी हम लगातार जोड़ रहे हैं। हमारे पास इतना ही समय इस स्पेशल पेशकश के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन ये बहुत अहमियत रखती है ये बात कि जिनपिंग और चीन भले ही शांति की बात करें, लेकिन भारत भी पूरी तरह से अभी भी तैयार है, क्योंकि चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ LAC लद्दाख से स्पेशल शो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,